नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने कफन कहानी जो प्रेमचंद जी के द्वारा संपादित थी वो पढ़ी। उसके बाद में कल 15 अगस्त था तो इसलिए वो मनाने में रह गए स्कूल में, वो बारिश की वजह से पढ़ा भी नहीं पाए। और आज हम, जैसा कि आपको पहले ही बोल दिया था कि उसने कहा था कहानी पढ़ेंगे, और उसने कहा था कहानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी का जन्म 1883 में हुआ, 1922 तक उनका जीवन काल चला। हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर है पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ। वे बचपन से ही साहित्यिक प्रतिभा संपन्न थे। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र खगोल विज्ञान ज्योतिष बहुत सारा था। उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ और सरस्वती पत्रिका में हुआ। और उसने कहा था कहानी का तो महीना भी पूछते हैं एग्जाम में, तो जून 1915 सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुखमय जीवन बुद्धू का काटा और सुखमय जीवन बुद्धू का काटा, उसने कहा था ये 3 कहानियां लिखी। कछुआ धर्म, मोरेसी मोहे कुठाव आदि उनके निबंध कला के प्रतिष्ठान है। उन्होंने मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया और वे नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। 39 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समर्थन करते हुए गुलेरी ने भी मुंज को पहला कवि माना और इनको उपाधि दी गई थी, इतिहास दिवाकर की उपाधि थी इनको। 1921 में ये काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका में सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी इन्होंने कहा। ये जो कहानी है उसने कहा था कहानी, ये कहानी प्रेम और युद्ध के बीच जूझती या झुलसती है। और भी इस कहानी के बारे में जो नई नई बातें हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अन्य विद्वानों ने क्या क्या कहा इस कहानी के बारे में, इस कहानी की विशेषता कौन सी है, पुराने जो क्वेश्चन आए हैं उनके आधार पर कल इसको पूरा करेंगे। आज हम बिना समय गंवाए सीधी कहानी पढ़ते हैं और यही है कि आप बस इसको ऑफलाइन पढ़ना, जैसे जैसे मैं बताऊं उसको अंडरलाइन करते चलना और विश्वास रखो माँ सरस्वती पर। जैसे मुझे विश्वास है उसी प्रकार आप भी माँ सरस्वती पर विश्वास रखो कि जो मैं कहानियां पढ़ा रहा हूं उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया और दोबारा उनका रिवीजन। देखो कोई भी और रिवीजन जरूरी है, बिना रिवीजन के आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती। हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी है, उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। ये जो कहानी है ये पूर्व दीप्ति शैली में यानी फ्लैशबैक में लिखी गई है। और भी इसके बारे में जो बातें कही गई है वो हम कल देखेंगे। आज सीधा कहानी पढ़ते हैं। बड़े बड़े शहर के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की गोली पर मरहम लगाए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बस वही कोई भी रचना पढ़ो, उस रचना की पहली पंक्ति उसके बारे में थोड़ा बहुत पता हमेशा होना चाहिए। तो देखो पहली पंक्ति में किस शहर का नाम आ रहा है, अमृतसर का, और ये देख लेना कि कहां से प्रारंभ हो रही है। जब बड़े बड़े शहर की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के कोरे को छींग कर अपने ही को सताया हुआ बताते और संसार भर की गिलानी निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़की वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाचा, कहते हुए सफेद फेटो खच्चरों और बतको गन्ने और खोमचे और भाड़े वाले के जंगल में से राह खेते हैं। तो ये थोड़ा देख लेना कि पहली लाइन में किस शहर का नाम आया, अमृतसर। तो पूछ लेगा कि अमृतसर से कौन सी कहानी प्रारंभ होती है, तो आपकी उसने कहा था कहानी। दूसरा आप लोगों को पता करना है कि निराशा और क्षोभ के अवतार कौन बने हैं, ये आपको याद रखना है। कौन बने हैं, शहर के तांबे वाले। लिखो कि कौन बने अवतार, शहर के तांबे वाले, तांगे तांगे।
शहर के तांगे वाले, यही है मुख्य क्वेश्चन। और अगर कुछ थोड़ा बहुत पूछना चाहे हो तो देख लेना, ये जो इनके उद्बोधन है ना कि हटो बच्चों काल साजी, हटो भाई ठहरना आने दो लाला, इनको भी एक बार आप देख लेना। ज्यादा इनका लोड मत लेना, लेकिन बस लोड लेना तो अमृतसर से प्रारंभ होती है। और संसार भर की ग्लानि निराशा और शोभ के अवतार बने कौन, तो कौन बने, शहर के तांगे वाले। क्या मजाल कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े, यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी यानी चुनौती, चितौनी का अर्थ क्या हुआ, चुनौती, चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती, लीक यानी अपनी जहां जा रही हो सीधे रास्ते से, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगे, हट जा कर्मा वालिये, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी वालिये। समष्टि में इसके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यो वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। तो थोड़ा एक बार इसको भी देख लेना कि ये किसके लिए संबोधन दे रहे हैं, तो बुढ़िया के लिए संबोधन दिया गया है। ऐसे बंबू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का, पहला क्वेश्चन आ गया सब, लड़का और एक लड़की। तो लड़का कौन है इसमें, आपका लहना सिंह, और लड़की लाडी होरा, जो जिनका आगे नाम आएगा। और लड़का इसमें 12 साल का है और लड़की 8 साल की है, ये भी आप लोग लिख लेना। तो ऐसे बंबू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुतने, उसके कौन, उसके बालों और इसके ढीले सुतने से जान पड़ता है था कि दोनों क्या थे, सिख थे। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। तो उसके बालों में तो समझ गए आप लोग, लड़का, उसके बालों यानी लड़के के तो बालों से, और इसके ढीले सुतने से, इसके यानी लड़की के ढीले सुतने से जान पड़ता था कि क्या थे, दोनों सिख थे। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेना, उसका इसके पूछ लेता कभी इसका उसके किसके लिए आया, तो इसमें तो ये तो हो गया लड़का। और आप लोगों को पता लड़का कौन है, कौन है लड़का, लैना सिंह, और इसके होरा, लाडी होरा। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। तो कौन लेने आया था दही, लैना सिंह। और यह रसोई के लिए, तो यह किसके लिए, यह रसोई के लिए, बढ़िया, यानी लाडी हो रहा। दुकानदार एक परदेसी से गुत रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिनने बिना हटता न था। फिर लड़का बोला, तेरा घर कहाँ है, पहले देखो लड़का ही बोलता है, तेरा घर कहाँ है। तो लड़की कहती है मगरे में। तो लड़की का घर कहाँ निकला, मगरे में। बस यही क्वेश्चन है बेटा इसमें से, मांझे में। वो लड़की पूछती है और तेरा, तो लड़के का घर कहाँ हो गया, मांझे में। तो मांझे में हो गया लड़के का घर, और मगरे में लड़की का घर। अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। अतर सिंह की बैठक में, अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं और मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तो देख लेना कि अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। तो अतर सिंह किसकी मामा का नाम है, लड़की के न। अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं, तो इसके लड़की के मामा कहाँ बैठते हैं, अतर सिंह की बैठक में। मैं भी यहाँ मामा के आया हूँ और उनका घर कहाँ पर है, गुरु बाजार में। तो गुरु बाजार में किसके घर का, लड़का ना लैला सिंह, उसके मामा का घर गुरु बाजार में है। ये आप अंडरलाइन करके लिखोगे, फिर ध्यान से पढ़ोगे, फिर एग्जाम दे के आओगे और फिर कमेंट करना कि सर आपने ये बताया ही नहीं था इस कहानी से और ये क्वेश्चन आ गया। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई कर जानो सगाई। तो लड़के ने क्या पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें बढ़ाकर धत कर दौड़ी। वो लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा।
2-3 बार लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? लड़का पूछता है कब? तो कल देखते नहीं ये रेशम का कड़ा हुआ सालू। पहचाने सिक्कों में। लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। बहुत अच्छी कहानी है, बस जीवन तो करके पढ़ो। एक छाबड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। कौन? लैना सिंह। लैना सिंह के मामा का घर गुरु बाजार में, लड़की के मामा का घर मंगरे में, और लड़की का मामा कहाँ बैठता है? अतर सिंह की बैठक में। बस इतना है। दूसरा परिच्छेद है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये 5 परिच्छेदों में वो कल बता दूंगा जब मैं दूसरा पार्ट लेंगे ना हम लोग इसका, तब इसमें मुख्य चीजें, इसकी विशेषता और इसके बारे में या पुराने जो क्वेश्चन आए हुए उनको सोल्व करेंगे, और बाद में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। दूसरा परिच्छेद स्टार्ट होता है, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे, हड्डियां अकड़ गई है, लुधियाना से 10 गुना ज्यादा और मैं है, और ऊपर से बर्फ, ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में दसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाला धमाके के साथ सारी कंध खिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। तो थोड़ा देख लेना, देखो तो कि लुधियाना से कितना गुना ज्यादा बताया गया है? 10 गुना ज्यादा बताया गया है, क्योंकि आरपीएससी को बेटा इन्हीं चीजों से प्यार है, इनसे डाटा से। ये मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने दिया ना पेपर, देखो 2nd ग्रेड दोनों एग्जाम, सामान्य संस्कृत शिक्षा विभाग के एग्जाम फाइट किए, कॉलेज लेक्चरर फाइट हो गया अभी, तो आता ही अनुभव, ऐसी बात नहीं है। इस गेवी गोल से बचे तो कोई लड़े, नगर कोट का जलजला सुनाता। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। अब इतना तो नहीं पूछेगा कि कितने जलजले होते हैं, लेकिन कभी कभी ध्यान रखा करो, जो कहीं कंदक से बाहर साफा या कुमनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लैना सिंह और 3 दिन है। और बेईमान किसे बताया गया? जर्मनों को। लैना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। पूछ लेगा कौन किससे कह रहा है? बस तुम लोग मन लगा करके पढ़ो और थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो लाइनें खुद बोल देती कि मैं कहाँ से आऊंगी। और फिरंगी मेम तो देख लेना, फारसी मेम है, उसके उसमें सोते थे बाग में। आगे चलते हैं। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। लिख लो जी, ट्यूशन बन गया, छप गया ऐसे मानो कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये पंक्ति कौन कह रहा है? तो ये आपके लैना सिंह कह रहे हैं, लिख लो। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को किला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, जो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे घुस जाते लैना सिंह जी। और इसमें अगर आप लोगों को टाइम मिले या ज्यादा टाइम हो तो इस पूरे को एक बार देखना कि लैना सिंह ने कहा था, इससे कहीं से भी लाइन पूछी जा सकती है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ किसने कहा था? लैना सिंह ने कहा था, बस ये ध्यान रखना बेटा। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। तो सूबेदार कौन थे इनके?
मुस्कुराकर किसने कहा? सूबेदार हजारा सिंह जी ने। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? तो कितने मील का सामना है बेटा? 300 मील का। सूबेदार जी सच है, नैना सिंह बोला, पर क्यों? पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्मे उठ सिगड़ी में कोयले डाल। तो ये पंक्ति मोस्ट है। उद्मे उठ सिगड़ी में कोयले यानी कोयले डाल। ये किसने किसके बारे में कहा? तो लैना सिंह के लिए ये बात कही गई और हजारा सिंह ने कहा। लिखो आप लोग बेटा कि ये पंक्ति है, ये लैना सिंह के बारे में आई और कहने वाला इसमें हजारा सिंह है। तो ये तो कौन हो गया इस पंक्ति को कहने वाला, और ये जिसके लिए पंक्ति आई है। आगे चलो। उद्मे उठ सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाए का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम को हो गई है, खाए के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वो सूबेदार कौन थे? हजारा सिंह। और वजीरा कौन है इसमें? वजीरा है इसमें पलटन का विदूषक। वैसे आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, तो पूछ लेगा। और इस वजीरा सिंह का तो एक वो आएगा भी सेंटेंस, और जो सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग उसके अंदर आया था क्वेश्चन इसका। बाल्टी में गदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। और वेरी मोस्ट लगा लो इन पंक्तियों। ये कौन कह रहा है? ये वजीरा सिंह कह रहा है। और वजीरा सिंह कौन है? पलटन का विदूषक। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल छट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा यानी बीघा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फूलों के बूटे लगाऊंगा। गुमा यानी एकड़, अपनी भाषा में एकड़ या बीघा। पंक्ति को पहले तो करो आप लोग अंडरलाइन। दूसरा किसने कही ये? तो ये सूबेदार हजारा सिंह ने कही। ये पंक्ति किसने कही? तो बेटा लिखो सूबेदार हजारा सिंह ने कही। आगे चलो। लाडी होरा को यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में? तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी सूबेदार हजारा सिंह जी की पत्नी का नाम लाडी होरा। तो समझे, जिस लड़की से लैना सिंह अमृतसर में मिला था उसकी शादी किससे हुई? सूबेदार हजारा सिंह जी से हो गई थी। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं? देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटाता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही नहीं हूं, रात रात भर तुम उसे या तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनियो से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते।
मुरब्बे, मुरब्बे यानी लिखो बेटा उपजाऊ नहरी जमीन। उपजाऊ नहरी जमीन। मेरा डर मत करो, मैं तो गुलेल की खड्डे के किनारे मरूंगा। भाई तीरथ सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने चोरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों कैसे? दिल्ली शहर के पिछोर जान दिए, कर लेना लूंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नादेड़ा सौदा अड़िए, कोई लाना चटाका खुदे नू के बनाया वे मजेदार गोरिये, हुणे लाना चटाका कंवे ने। यानी ये कौन सा गीत है बेटा? ये लुच्छा गीत है। कौन सा गीत है ये? लुच्छा गीत है। इसे लुच्छा बोलते, लुच्छा गीत। ये लुच्छा गीत है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना कि लुच्छा गीत कौन से परिदृश्य में आया है? तो दूसरे परिदृश्य में कौन सा गीत आया है? लुच्छा गीत आया है। पूछ ले कभी, कौन जानता था कि दाढ़िया वाले दाढ़िया वाले घर वाले चिकित्सा लुच्छा का गीत गाएंगे। देखा गया ना कि कौन जानता था कि दाढ़िया वाले दाढ़ी और दाढ़ी तो दाढ़िया वाले घर वाले सिख ऐसा लुच्छों का गीत गाएंगे। पर सारी कंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। तो देख लो लुच्छा गीत कौन से परिदृश्य में आया बेटा? सेकंड परिदृश्य में। ये याद मत कर ले लग जाना गीत, बस याद ध्यान रखना कि कौन से परिदृश्य में आया। तीसरा परिदृश्य कि दोपहर रात गई है। दोपहर मतलब दोपहर नहीं, दोपहर एक साथ लिखा हो, गलत लिखा हो, अलग अलग है। दोपहर, दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। तो देख लेना दोपहर रात कौन से परिदृश्य तक गई है? तीसरे परिदृश्य तक गई है। लहना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर बोधा सिंह करा रहा है। क्यों बोधा भाई क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कपनी छूट रहे, कपनी यानी कापना, तो कपकपी या कंपनी की बात है। कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो और तुम मेरे पास सिगड़ी, और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। जबकि ये झूठ बोल रहे, इनके पास कोई गर्म जर्सी नहीं थी। आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैं गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पैरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, देखो हकीकत नहीं थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाए के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? आपकी लेफ्टिनेंट साहब। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। तो आप लोग इसे थोड़ा अंडरलाइन करो बेटा कि मील भर की दूरी बताइए। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। कितनी दूरी बता देगा? उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। 50 से ज्यादा यानी ज्यादा अधिक। तो 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। पूछ लेगा कितने जवान खड़े करने की बात कही गई? 15।
तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, तब तक जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। हुज्जत यानी बातचीत, या क्या बोलते अपनी भाषा में। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लैना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। और यही क्या थी लेफ्टिनेंट साहब की सहमति। आंख मारते मारते लैना सिंह समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उसकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहां से आ गए। तो क्या देखा भाई, देख लेना, पूछ लेगी आरपीएससी। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। उसकी किसकी? लैना सिंह की रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएगा? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? और ये देश किसके लिए आया है बेटा? तो ये देश प्रांत के लिए है। नहीं साहब, शिकार के हुए मजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल, पारसाल है पीछे के साथ। पारसाल नकली गाय के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे। और आपका खान सामा अब्दुल्ला, खान सामा का नाम देख लेना बेटा। आपका खान सामा कौन था? अब्दुल्ला। रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। तो साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था न। आपने कहा था कि रेजिडेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। अब देखो, इससे गधे को कौन बताए कि नील गाय के भी सिंह होते क्या। लेकिन लैना सिंह दिमागदार आदमी था। उसने जांचना चाहा था और जांच लिया। अब कैसे जांचा वो मैं अभी ना बता करके आगे इसमें आएगा कहानी में। हाँ, लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब। इसको अंडरलाइन करो बेटा थोड़ा। कितने इंच के बताइए? उसने पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी को सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीर सिंह। हाँ, तो लैना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। और कौन सा परिदृश्य चल गया बेटा? चौथा परिदृश्य। होश में आओ, कयामत आई है। और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आइए। ये लो क्वेश्चन छप गया। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाए पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे।
सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। और आपको पता ना सूबेदार कौन था? हजारा सिंह। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लैना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 है, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौट कर काय के मुहाने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्ती थी जिसे सिगड़े के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्ती पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैना सिंह ने साहब की कूनी पर तान दी और तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लैना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख में मीन गॉट। तो गर्दन की साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए, यानी मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। लैना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। आप जबरदस्ती अपने मन से कहीं अंडरलाइन मत करना, मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा बता रहा हूं, कैसे मानो आप। साहब की मूर्छा हटी। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी साहब। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते, देखो कैसे पता चला था, अब इसके बारे में आ रहा है कि सिख क्या पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। पहली बात तो ये भी सीखा कि जगादारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह भी सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब पोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। डेम यानी रुके, रुक रुक कर बोलते थे बेटा, इतनी अच्छी नहीं आती थी उनको। लैना ने पतलून के जेबों की तलाश नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लैना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लैना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। तो देख लेना, ज्यादा विशेष तो नहीं है, ये प्रेफरेंस भी आता है। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर, यानी कोई चारपाई बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विधा जान गए हैं। गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गोत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिए को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। तो पूछ लेगा बेटा, डाक बाबू क्या नाम आया है? पोलूराम। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में पेग रखा तो खबरदार। साहब की जेब में पिस्तौल चला और लैना की जांग में गोली लगी। इधर लैना की हेनरी मोर्टन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दिया, यानी साहब को निपटा दिया सब। लैना की जांग में गोली लगी थी और इन्होंने क्या कर दिया, कपाल क्रिया कर दिया। धड़ाका सुन सब कर सब दौड़ करके आ गए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लैना सिंह ने उसे कहकर सुला दिया कि एक क्या आया है, हड़का कुत्ता आया है। मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैना ने सापा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन खाए में घुस पड़े। आ गया क्वेश्चन, कितने जर्मन? 70 जर्मन। तो 70 जर्मन चिल्लाकर खाए में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले दावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैना सिंह तक कर मार कर रहा था।
वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे जाते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाही गुरु जी दी फतेह और वाह गुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह और वाह गुरु जी दा खालसा। सत श्री अकाल पुरुष, अंडरलाइन कर लो थोड़ा सा बेटा। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रह गए या करा रहे थे। जर्मनों की संख्या देख लो, 70 में से कितने को कपाल क्रिया कर दी लोगों ने। सिखों में 15 के प्राण गए, और सिखों में कितने मरे थे? 15। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसके घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, पूरी यानी भर लिया। तो थोड़ा इसे भी अंडरलाइन करो बेटा। सूबेदार के दाहिने कंधे पे गोली और लैना सिंह की पसली में गोली लगी, उसे घाव से क्या कर लिया? गीली मिट्टी से पूर लिया। ये आप लोग देख लो, थोड़ा सा पूछ लगा कभी। और बाकी का सापा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लैना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया। यहां से थोड़ा आप क्या करो? अंडरलाइन करो, वो इंपोर्टेंट मानो इस लाइन को। कि लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ सही नाम सार्थक होता है। और ऐसी हवा चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत विणोपदेशार्य कहलाती। यहां तक आप लोग क्या करोगे? कहलाती तक अंडरलाइन करोगे। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सबके सब क्या होते? मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने भी सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बढ़ रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लैना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदार ने जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदार ने होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार के चढ़ते चढ़ते लैना का हाथ पकड़ कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लैना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। और यहां से लिखा नहीं चाहिए, 5वां वो चल गया पर इधर से।
पांचवा प्रतिशत ध्यान से। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियां, बहुत मोस्ट बेटा लिखो, अंडरलाइन कर लो उसको फटाफट। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियां बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। कौन सी कहानी से है? उसने कहा था। अंदर जाए तो परिधर से पांचवा क्वेश्चन हो गया सही। लेना 12 वर्ष का था, बताया था। लेना कितने वर्ष का था? लेना 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती। और ये 8 वर्ष की लड़की कौन थी? पता ना, लाडी होरा। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ और क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीते बेटा? अंडरलाइन करो पहले तो। 25 वर्ष बीत गए। तो अब लेना की उम्र कितनी हो गई होगी? देखो पहले आई 12 वर्ष और 25 में 12 जोड़ो तो कितने हो गई? लेना सिंह अब 37 वर्ष का हो गया। तो फिर लाडी हो रहा के देख लो, 25 में 8 जोड़ दो। अब लेना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया था। कौन सी राइफल में? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है इसका। लेना सिंह 77 राइफल में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली भी थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने हुए अपने घर गया। कौन गया था घर? लेना भाई गया था। कितने दिन की? 7 दिन की छुट्टी लेकर। वहां रेजिडेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम यानी युद्ध पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदावी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। उसे किसे? लेना सिंह को। लेना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला लेना सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लेना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिडेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदारों के घर वाले या घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लेना चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, दत्त कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भाव की टकार से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। यही तो है फ्लैशबैक, यानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई, यानी पुरानी चीजें वापस याद आ रही है। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वपन चल रहा था। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी। कहां पर दी जमीन बेटा? अंडरलाइन करो। लायनपुर में जमीन दी। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी। घगरिया पलटन किसकी थी? महिलाओं। तिमियों महिलाओं। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 बरस हुआ है। वो बेटा देखो बोधा सिंह को कितना साल हुआ? 1 वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। तो कितने और हो गए थे? 4, टोटल 5। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे इसका मतलब तांगे वाला यहाँ पर, तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में यानी पैरों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लेना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा। लेना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे। वजीरा सिंह बेटा है, जब मांगता है तो पानी पिला देता है। आध घंटे तक लेना चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। और कीरत सिंह कौन था? इनका भाई।
वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख लो। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। हाड़ यानी आषाढ़, हाड़ यानी क्या होगा बेटा, आषाढ़, लिखो लिख। अब के हाड़, हाड़ यानी आषाढ़। अब के हाड़ में आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही है आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिनों बाद, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल जमादार रैना सिंह। और वेरी मोस्ट पंक्ति है बेटा ये। इसी के साथ आज की अपनी जो कहानी है उसने कहा था वो समाप्त होती है। इसको आप लोग एक बार दो बार एक बार ऑनलाइन पढ़ना, जहां मैंने बताया वहां आप लोग अंडरलाइन करना, फिर उसको एक बार दोबारा पढ़ना, फिर कल वाली क्लास देख लेना। उसके बाद में जब टाइम मिले या जब आपका शेड्यूल हो, आपने जैसे टाइम टेबल बना रखा है, एक या दो बार इसको वापस रिवीजन कर लेना और फिर कोई सा भी एग्जाम देना। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाए या जहां से मैंने अंडरलाइन कराया और इसके बारे में जो जानकारी बताऊंगा उसके बाहर क्वेश्चन आ जाए तो वापस आकर के कुछ मत करना, इसमें कमेंट तो जरूर लिखना कि आपने नहीं बताया। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए और इसके बाद में कल तो अपना इसके बारे में क्लास लेंगे और उसके अगले रोज हम पुरस्कार कहानी पढ़ेंगे प्रेमचंद की। और धीरे धीरे करते हुए कहानियों का दौर समाप्त करके हम पद्य भाग की ओर पढ़ेंगे, जिसमें हम कबीर, सूरदास, मीराबाई और भी जितने अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इनमें जितने भी पद्य लगे हुए हैं उनको एक वर्ड का, एक शब्द का हम पोस्टमार्टम करते हुए कौन सा क्वेश्चन पूछता है, पूछा गया है, पूछ सकता है, इन बातों पर हम और आप लोग बातें करते करते, डिस्कशन करते करते पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को और कुछ अच्छा लगे कि सर इसमें ये भी बताना या ये भी बताना चाहिए था तो आप लोगों के सुझाव आमंत्रित है। इसी के साथ ज्यादा समय न गंवाते हुए इसी सेशन को आज यही समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, वैकेंसी कभी भी आ सकती है और न भी आए तो हमें तो क्या है, देखो वैकेंसी तो आनी है, ये तो है नहीं कि वैकेंसी बंद हो गई। अब ये है, देखो ये यूट्यूब वाले तो कहते हैं कि आने वाली है या आ रही है, नोटिफिकेशन है। देखो गवर्नमेंट का जिस प्रकार काम है, सरकार की अपनी प्रक्रिया है, उससे आएगी, समय भले लग सकता है लेकिन वैकेंसी आएगी। बस आप लोग तो आराम से पढ़ते रहिए, कोचिंगों के जांचे में मत पढ़ो। अगर आपको लगता है कि पुराने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दिया है तो ही कोचिंगों के जांचे में जाओ, वरना नाम दे करके तो कम से कम कोचिंग में मत जाओ। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वो मैडम जी थे जो रामचंद्र शुक्ल के कथन को ही किसका बता रही थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और उनका नाम चलता है राजस्थान में। वो धड़ल्ले से कहते हैं 1200 में से 1000 अपने सिलेक्शन। कहाँ से, नाम भी तो बताओ, पीडीएफ भी तो बताओ, बच्चों को भी तो खड़ा करो कि ये 1000 लगे हमारे 1200 में से। सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया है। अगर आपको कुछ मार्गदर्शन है, थोड़ी बहुत हिंदी की समझ है, तो फिर आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, किताबों की ओर जाना चाहिए। किताबों के अलावा कोई भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको समझ नहीं है, मेरी तरह आप भी पहली बार इसमें कूदे हो, तो आप लोग कोचिंग का सहारा ले सकते हो, लेकिन ये कभी नहीं कर सकते कि कोचिंग सिलेक्शन करा सकती है। हाँ, हमारे जैसे गुरुजी मिले, जिसे हमें मिले थे वैसे गुरुजी मिले तो फिर बात ही कुछ और है। लेकिन देखो दुनिया में दिखावा ज्यादा है, तो आप लोग कोचिंग ज्वाइन करो तो कम से कम उसके बारे में जानकारी लेकर के करना। ये नहीं कि उसकी हवा, उसके सेमिनार देख करके, उसका नाम देख करके, बड़े बड़े नाम देख करके, जयपुर, जोधपुर नाम देख करके आप लोग ज्वाइन कर लो। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ हिंदी। और माँ सरस्वती आपके ऊपर अपना ऋण कभी नहीं रखेगी। वो हम 100%, अगर हम 50% पढ़ रहे हैं